नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी, जो जिनके साथ मैं बात करूंगा प्राइमरीली बंगाल के बारे में, क्योंकि वहां पर कुछ होता दिखता है और दीदी की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस दिख रही है इस टाइम पे, और रेजिस्टेंस के लिए भी कुछ इलाज किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी दिख रहा है। तो जरा इस गुत्थी को समझाने की, सुलझने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी सी देश में और भी डेवलपमेंट्स हैं जहां पर एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, वक्त के बाद दिखता है कि ऑपोजिशन कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। तो बात करते हैं अनुपम सर से। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि भाई। सर ये बताइए, दीदी के ऊपर ये जो सडनली अमित शाह साहब का सबसे पहले तो पार्लियामेंट के में अटैक आया, लोगों ने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं थे कि दीदी के ऊपर आएगा, कुछ होगा, क्योंकि बहुत रेयरली बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बंगाल के ऊपर कमेंट्स आते हैं। ये क्या सिग्नल करता है आपको सर? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट रूल की जो धाराएं बनी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रीजन है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का टूट जाना, ध्वस्त हो जाना। संसद से पारित कानूनों को ममता बार बार कहती हैं लागू नहीं करेंगे, एनआरसी लागू नहीं करेंगे, सीडब्ल्यू लागू नहीं करेंगे, वक्फ कानून लागू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो कहती हैं मेरे रहते तुम्हारी नौकरी कोई नहीं ले सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं। हाई कोर्ट के आदेश को पहले कह चुकी है जज ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट को कहती है हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं पर फैसला नहीं मानेंगे। संसद के कानूनों को कहती है हम लागू नहीं करेंगे। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही होती है और पश्चिम बंगाल क्रॉस कर रही होती है तो कहती है भारतीय सेना ने बंगाल पर हमला कर दिया है, एज इफ बंगाल इज अ सेपरेट कंट्री। कहती है बंगाल का हमारा उद्देश्य है भारत से अच्छे संबंध रखना। जैसे कोई पड़ोसी मुल्क से बयान आ रहा हो। मतलब जितने लेवल पे संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है उतने लेवल पे ध्वस्त करती हैं। बीएसएफ को कोऑपरेट नहीं करती इनफिल्ट्रेशन के मुद्दे पे। एनआईए के लोगों को कोलकाता पुलिस वाले तब तक पकड़ के रखते हैं जब तक मौके से सबूत नहीं हट जाए बॉम्ब ब्लास्ट में। सीबीआई के अधिकारियों को खुद ही अरेस्ट कर लेती हैं। सीबीआई को पश्चिम बंगाल में ऑपरेट नहीं करने देती हैं। आप मुझे बताएं, सिवाय अपना वीजा छापने के, अपने पासपोर्ट छापने के, अपने करेंसी छापने के, कौन सा काम बचा जिससे यह ना समझ में आए कि शी इज एक्टिंग लाइक द हेड ऑफ अ सेपरेट कंट्री। एक अलग मुल्क, एक अलग देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरह बिहेव कर रही हैं वो। इस तरह के बयानात तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं देते जिस तरह के वो देते हैं। तो भाई, दिस इज अ टोटल एनार्की, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन वेस्ट बंगाल। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का क्या है भाई, उन्हें क्रिटिसिज्म आप करते रहिए। उनको अपनी एक राजनीति है कि उनको लगता है कि अगर ममता बनर्जी को हम प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, अब भाई उन्होंने अपने पुराने सबक ले रखे हैं। उनको लगता है प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तो उनको जमाने बाद जो पश्चिम बंगाल की जनता ममता के खिलाफ हो रही है उनको फिर से एक सहानुभूति मिल जाएगी। उनको सहानुभूति कार्ड नहीं देना है, लेकिन इसमें भाजपा सफर भी करती है। बहुत बड़ा हिंदू वोटर ऐसा है जिसको लगता है कि भाई भाजपा का आना ना आना श्योर नहीं है, हम वोट दे देते हैं, उसके बाद टीएमसी गुंडे हमें दौड़ा मारते हैं। दे भी कि ना दें, वहां तो पॉइंट आउट कर देते हैं कि इस बिल्डिंग से वोट नहीं आया, इस इलाके से वोट नहीं आया। हिंसा का एकदम नंगा नाच होने लगता है वहां पे। लेकिन लोग परेशान हैं। आप देखिए 2 दिन से पश्चिम बंगाल में जिस तरह सड़क पे जिहादियों का कंट्रोल हो गया है, पुलिस वालों को दौड़ा के मार रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। लोग टोपी लगा के इतने लंबे लंबे जुलूस निकाल रहे हैं, नाराए तकबीर चल रहा है। कॉमन मैन इज अफ्रेड, परेशान है। लेकिन एक ये लगता है कि साहब ऐसा ना हो कि भाजपा फिर हार जाए, ममता फिर आ जाए और हमारी खाल खींच ली जाए।
तो इन सब चीजों के चलते एक बड़ी अजीब सी वहां स्थिति बन गई है। बीजेपी को लगता है कि लेट अस गिव हर अ लॉन्ग रोप एंड शी विल हैंग हरसेल्फ, लंबी रस्सी देते हैं। और ममता, अच्छा, एक प्रशासक के तौर पे मैंने बहुत सरकारों को बहुत नजदीक से देखा आदि। कोई भी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जाने दीजिए, कोई भी जिले का कलेक्टर पसंद नहीं करता कि उसका हिंसा हो। नो वन वांट्स दैट, हुँ, हुँ, नो हुँ, वन वांट्स दैट। हुँ। ममता भी नहीं चाहती उनके यहाँ हिंसा हो। लेकिन भाई, जो भस्मासुर तुमने तैयार किया है, उसको रोकने के लिए हमारे पास कैसे रोको? सर एक डर आया था दीदी के मन में एंड ये जब शेख हसीना को हटाया गया था ना, उस टाइम पे दिखा था कि दीदी को थोड़ा-सा डर लगा था एंड एकदम से वो झड़पी थी कि नहीं, 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 नहीं मैं जो भी गवर्नमेंट बोलेगी मैं करूँगी, मैं ये वो एंड ऑल दैट। एंड वो एक टाइम था जब आप देख रहे थे मिज़ोरम के भी चीफ मिनिस्टर थोड़ा-सा रिबेल कर रहे थे उस टाइम पे, मणिपुर में भी गच्चा चल रहा था। एनीवेज़ मणिपुर, मिज़ोरम तो सारा ठंडा हो गया, वहाँ का चीफ मिनिस्टर तो यू टर्न काट लिया पूरा अच्छे से। यहाँ पर भी इसने भी यू टर्न काट लिया फ्रॉम बीइंग सेइंग कि भैया मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूँगी, अभी ये वापस उसी अपने डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई है। सनातन को बोलती है गंदा धर्म है। तो देखिए, ये क्या हुआ ये कि इन्होंने यू टर्न काटा है अभी? सनातन को गंदा धर्म तो मुझे वो पार्टी बता दी है जिसने ना बोला हो। हाँ, सपा वो ने तो है। कहा, लालू की पार्टी ने कहा, केजरीवाल ने कहा, डीएमके ने कहा, कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के ही कहते हैं, सबने कहा। रही बात ममता बनर्जी का डरना और यू टर्न, डर दूसरे कारण से था। डर इसलिए था क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा था, वो लग रहा था कि वो बंगाल में स्पिल ओवर कर जाएगा। वो लग रहा था कि 1970 जैसी परिस्थिति बन जाएगी, जब लाखों करोड़ों लोग भारत की तरफ भागेंगे। उनको लग रहा था ऐसी कोई परिस्थिति अगर बनी तो फिर वो एक ऐसी चीज हो जाएगी कि केंद्र सरकार के पास कोई चारा ही नहीं होगा कि इनकी सरकार को बर्खास्त करके पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने हाथ में, उसका प्रशासन अपने हाथ में ले लें। और तब उनके पास इतना वैलिड ग्राउंड होगा कि इनको सहानुभूति नहीं मिलेगी। तो वो डरी थी। लेकिन चूंकि वो बांग्लादेश वाली चीजें ऐसी स्पिल ओवर नहीं हुई कि वेस्ट बंगाल उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता। मतलब आप देखें, पिछले 11 साल में दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन शी सेड कि आई विल डू व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट डज। इकलौती बार 11 साल में ममता बनर्जी के मुंह से निकला कि केंद्र सरकार हैज द फाइनल वीटो ऑन दिस, केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। मामूली से मामूली मुद्दों पर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यप। देन शी वाज अफ्रेड। उनको लग रहा था कि बांग्लादेश विल स्पिल ओवर, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बंगाल को इस कदर डिस्टेबलाइज कर देगा कि भारत सरकार के पास ममता को हटाकर वहां केंद्र शासित एक वो बनाने के अलावा, वहां पे गवर्नर रूल लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि लेकिन सर इस जब बांग्लादेश थोड़ा स्टेबलाइज कर गया, इन द सेंस स्टेबलाइज इसलिए नहीं, वहां तो जो हाँ, समझ तमाशा गया। हो रहा है बाटा की शोरूम तक आपने देख लिया। स्टेबलाइज इन द सेंस तो स्पिल ओवर नहीं हो रहा है। तो अब उनको अपनी हिम्मत वापस मिल गई कि ठीक है, मैं नहीं हटाई जा रही। जो आपने बोला सर बीजेपी का एक लॉजिक है कि यार उसको विक्टिम कार्ड नहीं देना है आप बेसिकली, ठीक है? वो फिर वो विक्टिम कार्ड देखो मेरे को हटा दिया और बंगाल में तो सोसाइटी एक वैसे मिनट, भी इसमें अभी एक जी, मिनट देखिए, मैं विक्टिम कार्ड वाली बात है क्यों करता हूं। जी, इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई कहते रहे कि जेल नहीं भेजना। चौधरी चरण सिंह जिद करके उन्होंने एक दिन के लिए हथकड़ी लगवाई दी और उन्होंने उसको कितने अच्छे से प्ले अप किया। अभी आप देख लीजिए, जितने लोगों को जेल भेजा गया, केजरीवाल को छोड़ के सब जीत गए। आपने ना, आपने नायडू को जेल भेजा, बंदा जीत गया। मुख्यमंत्री बन के लौटा। आपने हेमंत सोरेन को जेल भेजा, बंदा मुख्यमंत्री बन के लौटा। केजरीवाल में वो अद्भुत प्रतिभा है कि जेल भी गए और सरकार से भी गए। बाकी आप देखिए कि अभी तक एक स्टैंडर्ड वो रहा है कि साहब, जेल जब आप किसी को भेजते हैं तो हिंदुस्तानी जनता की कुछ ऐसी उसके साथ सहानुभूति आ जाती है, दे डोंट वांट टू डू इट। लेकिन ये भी सही है कि भाई, लोकसभा में जो 18 सीटों का आपने चमत्कार दिखाया था, आप विधानसभा में उसको नहीं रिपीट कर पाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो तांडव हुआ वहां, इनफैक्ट तांडव इज अ रॉन्ग वर्ड। तांडव हमको नहीं कहना चाहिए।
तांडव तो भगवान शिव का अद्भुत करते हो। देखिए, जो नंगा नाच किया वहां पे टीएमसी के कैडर ने, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको आप रोक नहीं पाए, लोग पिटते रहे। विधानसभा में उसने ममता को क्लियर मेजॉरिटी दिला। सर, तो एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि ममता अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है, स्ट्रीट पावर दिखा रही है, राइट? वी एक्सेप्ट दैट। दूसरी तरफ से टीएमसी के अंदर जो ये चल रहा है और इसको आई मीन अमित मालविया इज नो जीनियस, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, कोई जीनियस नहीं है, बट ये इसमें गेम अच्छा खेल रहा है वो। वीडियोस निकल जाते हैं, सडनली व्हाट्सएप ट्वीट आ जाती हैं, ये तो कहीं ना कहीं से आ रही हैं इनके पास, तभी ये डाल रहे हैं। तो कहीं क्रैक है, विच ऑब्वियसली बीजेपी उसको कहीं ना कहीं से उंगली कर रहे हैं, ये दिख रहा है, तभी इनके पास ये चीजें आ रही हैं और ये चीजें रिलीज हो रही हैं। तो ये क्या हो रहा है सर? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन दिस? अब भाई वो जो व्हाट्सएप लीक आया है, दैट इज रियली फनी, समझ रहा हूं। लेकिन दिक्कत भी है, कल्याण बनर्जी जो इतना आउटस्पोकन है, उनका पार्टी में इस कदर विरोध बढ़ गया है कि कई बार बात कर चुके हैं रिजाइन करने के। जी। ममता की पार्टी, देखिए, इस किसी भी पार्टी में जो कि परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित होती है, वहां ऐसे ही होता है। समाजवादी पार्टी में जब सक्सेशन का वॉर हुआ, तो एक तरफ शिवपाल यादव थे, दूसरी तरफ रामगोपाल यादव थे। लालू की पार्टी में आज की तारीख में सक्सेशन में एक तरफ तेजस्वी है, दूसरी तरफ मीसा भारती है। डीएमके में आपने देखा एक तरफ स्टालिन थे, दूसरी तरफ अलग। तो परिवारवादी पार्टियों में ये चीजें आती है। अब हालांकि ममता में थोड़ी सी बात मजेदार ये इसलिए है कि शी हैज गॉट ओनली वन क्लेमेंट, उनके पास सिर्फ एक क्लेमेंट है, उनका भतीजा। लेकिन वो कलकत्ता का मेयर कहता है कि साहब नहीं, ममता की पार्टी का असली वारिस तो मैं हूं। तो आपको उसमें वॉर ऑफ सक्सेशन नजर आ रहा है। वॉर ऑफ सक्सेशन दो चीजें साबित करता है। नंबर एक, कि पार्टी इम्प्लोड करने की स्थिति में आ रही। नंबर टू, कि सैचुरेशन हो कहीं ना कहीं पार्टी इस बात को समझ रही है कि ममता दीदी की पारी पूरे होने वाली। कल्याण बनर्जी को आप देखिए, बीच में उन्होंने बाकायदा बयान दिए थे कि अगर पार्टी को मुझसे इतनी दिक्कत है मैं इस्तीफा दे देता हूं। ममता सरकार के मंत्री उन्हें गालियां दे रहे हैं। तो ठीक है, ये लीक्स भी आने हैं, ये फूट भी आनी है। और मैं आपको एक बात जरूर बता रहा हूं कि बाकी सब चीजें ठीक है, दिस कुड नॉट हैव कम एट अ वर्स्ट टाइम। चुनाव में इस तरह की फूट और इस तरह की जो आप वो देख रहे हैं इनसबऑर्डिनेशन बोल सकते खेमाबंदी, हैं। ये हाँ। चुनाव में बहुत भारी पड़ती है, आपको भी मालूम आदि। और बंगाल जैसे स्टेट के अंदर जहां पर एक ही चीज रिस्पेक्ट होती है, दैट इज ब्रूट पावर। देखिए, ब्रूट पावर का दुनिया में कहीं विकल्प नहीं। ब्रूट सर, ब्रूट पावर का दुनिया में कहीं विकल्प नहीं है। मैं बट बंगाल में कैसा मेंटालिटी है, मेरे को समझ में नहीं आता। बांग्लादेश में भी देखो, वेस्ट बंगाल में भी देखो, वो काटने मारने को तो ऐसे भागते हैं कि भाई अरे आप क्या कर रहे हो भाई, ठंडे हो जाओ, ठीक है, इट्स ओके दैट अदर गाय वन। तो बट दिस इज द थिंग दैट आई हैव सीन इन दिस रीजन, पूरे रीजन के अंदर, कि ये बदले की राजनीति इनकी काटने मारने पे आ जाती है। दिस इज समथिंग द पीपल ऑफ बंगाल, स्पेशली द भद्र लोग को अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में ही क्यों उतना हुआ, जो पूरे देश में क्यों नहीं हुआ। जी। भद्र लोग को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि पंजाब का तो समझ में आता है, बंगाल में वो त्रासदी कैसे हुई जिस समय पार्टीशन हुआ। भद्रलोक को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि पिछले 80 साल में हाउ डिड दे अलाउ, उन्होंने कैसे अलाउ किया कि पहले वामपंथी गुंडे उनको 34 साल राज करते रहे, और पूरा का पूरा कैडर, केवल टॉप पे ज्योति बसु की जगह ममता दीदी बैठी, बाकी मैं तो बंगाल जाके का पूरा कैडर स्विच कर गया। पूरा का दैट्स इट। पूरा कैडर स्विच कर गया। आदतें इनको वही है अपने उनकी। आप को जवाब दे पूछना चाहिए कि ये अपने ये देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपनी इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को बहुत फ्लॉन्ट करेगा। देयर इज नो लिटरेचर लाइक बांग्ला लिटरेचर, देयर इज नो थॉट लाइक बांग्ला थॉट, नो म्यूजिक लाइक। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ये हकीकत है कि साहब इन सब चीजों में बंगाल का कोई मैच नहीं रहा। और ये भी सही है, देयर इज नो पॉलिटिक्स लाइक बांग्ला पॉलिटिक्स। लेकिन हाँ, लेकिन बंगाल के भद्र लोग को अपने आप से सवाल करना चाहिए
how did they allow themselves to be taken for granted for such a long time? इतने लंबे समय तक वामपंथी उनको एकदम एट रैंसम पे रखे रहे, बंधक बना के रखे रहे, और अब वही काल ममता ममता बनर्जी का है। इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, फैक्ट्रीज खत्म हो गई। ममता बनर्जी जैसे लोग सत्ता में आते हैं टाटा की फैक्ट्री खत्म करके, इमेजिन, बाकी लोग आते हैं सत्ता में फैक्ट्री लगवा कर, ये फैक्ट्री भगा कर आती है सिंगूर में, आपके यहां से गई गुजरात में जाके लग गई, लेकिन ठीक है फिर भी उनका चल रहा है। तो एक चीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वो जो मुझे लगता है कि जो बंगाल में वो एक, जैसे तमिलनाडु में तो उन्होंने एक आर्यन और द्रविड़ वाला बकवास कर रखी है, पर बंगाल का भी एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। हम वी विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय दिल्ली, दिल्ली हम पे हावी नहीं होगा, और कोई भी पार्टी जिसकी जड़ दिल्ली में है हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वामपंथियों की जड़ बंगाल में है, ममता की जड़ बंगाल में है, फिर वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, जिसकी जड़ दिल्ली में होंगे, हम दिल्ली बंगाल पे राज नहीं करेगा। There you have it. ये बड़ा एक वियर्ड सा इनका फिनोमेना है। मैं हैव बीन ट्राइंग टू, मैं बिकॉज़ जैसे मैं जियोपॉलिटिक्स में अभी जा रहा मैं कुछ बहुत अनपॉपुलर ओपिनियंस रख रहा हूँ, इस नहीं तरह की सर, बातें देखिए वो नहीं, मैं पहली बार मैं कह खुद रहा हूँ कह रहा हूँ। ओपनली, लेकिन दैट इज मैं हाउ इट हैज हैपेंड। सर मैं आपको ये बताऊं, आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैंने, आप पहले नहीं हो सर, मैंने 5 लोगों से ये सवाल पूछा है। पीपल हु आर ऑपरेटेड मिलिट्री की तरफ से, जिन लोगों ने बंगाल और बांग्लादेश में ऑपरेट करा है, हमारे पुराने इंटेलिजेंस वालों से मैंने ये सवाल पूछा है शो के ऊपर, हमारे डिप्लोमेट से हमने सवाल पूछा है ये, और मैंने आर्मी ऑफिसर से ये सवाल पूछा है कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझाओ। एवरीबडी इज गिवन मी द सेम आंसर कि साहब सब कुछ बढ़िया है, ये हर चीज एक्सट्रीम में होती है इनसे। लिटरेचर बोलो इतना एक्सट्रीम, बढ़िया लिटरेचर, पॉलिटिकल तो इतना एक्सट्रीम हो जाता है, दे आर जस्ट, दैट्स हाउ द कल्चर इज। सो ये समथिंग दैट आई थिंक नॉट बंगालीज, ओनली लिटरेचर, मैं तो लिटरेचर, पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट, एवरीथिंग, ड्रामा, एवरीथिंग। मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड से आप बंगाल निकाल दीजिए, बंगाली एक्टर, एक्ट्रेस, अपने बंगाल निकाल दीजिए, गुरदत्त निकाल दीजिए, राज कपूर निकाल दीजिए, कोई बचता ही नहीं। करेक्ट। सो यही द मेरे को जो चीज समझ में आई कि वो कल्चर हर चीज को एक एक्सट्रीम पे ले जाता है कि भाई बेस्ट होना है इसके अंदर, अब वो वायलेंस में भी बेस्ट हो जाते हैं तो उसमें कड़ हो जाती है। तो समवेयर आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। बट सर एक चीज मेरे को और पूछनी है इस पॉलिटिक्स के अंदर, अगर आप अभी देख रहे हैं इस टाइम पे इन लोगों ने वफ का झुंझुना पकड़ा हुआ है, एंड एक चीज आप देख रहे हैं कि बंगाल इज द ओनली स्टेट, देश के अंदर कहीं कुछ नहीं हो रहा, एक आधा कुछ वो खड़े हो जाते हैं, 5 बंदे डंडे पड़ते भाग जाते हैं, उसके बाद सब घर। बंगाल एक जगह है जहां पर वक्फ के पीछे पड़े हैं। बंगाल की हमारी सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे राज दुलारी सुश्री महुआ मित्रा जी जाके वक्फ का वहां पर उनको सुप्रीम कोर्ट में वो करना है, वो तो पता है हमको, पूरा नेक्सस है उनका प्रशांत भूषण के साथ। बंगाल में क्यों ऑपोजिशन है भाई? पूरे देश के अंदर ऑपोजिशन नहीं है। जेएनके में वो थोड़ा सा उन्होंने, वो आपको पता ही है सर, वो तो करेंगे वो, दैट इज गिवन, बाकी और कहीं नहीं। हाँ वो स्टालिन ने कुछ बोला, बट हार्डली एनीथिंग, देयर इज नो प्रोटेस्ट, नथिंग। ये बंगाल में जो वायलेंस हो रही है, इससे ये क्या क्या करना चाहती है, व्हाट डज शी वांट टू डू? ये जो उनकी पार्टी में ब्रेक हो रहा है, उससे पब्लिक का अटेंशन दूर करना चाहती हैं कि क्या करना चाहती हैं? देखिए, बंगाल का वॉयलेंस दो तरह का है। एक तो वॉयलेंस वो है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को सबक सिखाओ, उनको इंटिमिडेट करो, उनको ये बात समझाओ कि तुमको बचाने भाजपा नहीं आएगी, तुमको यहीं रहना है, वोट नहीं दोगे तो मार खाओगे। ये हमने उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में कई बार देखा, हम जानते हैं, आई नो दैट। दूसरा वॉयलेंस जो आप अभी देख रहे हैं, मैं श्योर हूं कि ये वो वॉयलेंस है जो ममता नहीं चाहती। ममता नहीं चाहती कि साहब उनके राज्य में जिहादी पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारे, पुलिस की गाड़ियां जला दें, भयानक एकदम आतंक का नंगा नाच मचा दें। मुझे नहीं लगता ममता ऐसा चाहेंगी, लेकिन आपने भस्मासुर बनाया है, तो भस्मासुर बनाना और भस्मासुर कंट्रोल करना दो अलग बातें हैं। इतिहास गवाह है कि भस्मासुर बनाने वालों ने कभी भस्मासुर कंट्रोल नहीं किया। शिव जी ने जब भस्मासुर बनाया था तो उसको कंट्रोल करने की विष्णु जी की मदद लेनी पड़ी थी। इंदिरा गांधी ने जो अकालीस को खड़ा किया था, उसकी कीमत उन्होंने अपनी जान से दी, खालिस्तानियों को। राजीव गांधी ने जो एलटीटी खड़ी की थी, उसकी कीमत उन्होंने अपनी जान से दी।
तो आप देख लीजिए, जिसने जिसने जो जो भस्मासुर बनाया, अमेरिका ने तालिबान बनाया, तालिबान अमेरिका, आप देखे 9/11 तक पत चली गई बात। तो अब ममता ने भस्मासुर बनाया है तो उसका रिमोट उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में नहीं है रिमोट। और अनफॉर्चुनेटली वहां पे ममता के अलावा और कोई सत्ता नहीं है इस समय। तो अब 2026 तक तो ऐसे ही चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रदेश में पॉपुलेशन 35 से 40% हो रही हो मुसलमानों की, तो वहां पे जाहिर सी बात है, और प्लस सरकार उनको बहुत ज्यादा पैम्पर करती हो, तो वक्फ के खिलाफ सबसे वॉयलेंट, सबसे हिंसक और सबसे जबरदस्त प्रदर्शन तो आपको वही नजर आएगा। और वो भी जब मुख्यमंत्री डंके की चोट पे कह रहा हो कि पास किया होगा संसद ने, हम नहीं लागू करेंगे, तो आप उनको खुली छूट दे रहे हैं। दैट्स ट्रू सर। और आई मीन बंगाल के सब्जेक्ट में आखिरी एक छोटा सा सवाल मेरे को और पूछना है कि जो बीजेपी के अभी शुभेंदु अधिकारी जी हैं वहां पर काफी आवाज उठा रहे हैं, और इस बारी जो एक शो ऑफ फोर्स दिखा हमको हिंदुओं का ड्यूरिंग रामनवमी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले तो भैया सबने मना कर दिया कि कोई रैली शैली नहीं होगी, लेकिन फिर बड़ी जबरदस्ती रैली निकली, एंड ऐसी जगहों में से रैली निकली जहां आप भी देख रहे हो यार भाई तुम लोग ठीक ठाक हो, कर क्या रहे हो, बट दे केम आउट पीपल इन नंबर्स एंड दे शोड द फोर्स। वहां पर वो जाके उन्होंने झंडे लहराए, ये करा वो करा। तो क्या एक ऑपोजिशन फोर्स वहां पर बन के तैयार हो रही है जो अपने आप को एक प्रोटेक्ट करेगी? क्योंकि देखिए सर, मेरे मानना नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आके किसी को बचा सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल। रात को 2 बजे आके सेंट्रल गवर्नमेंट सर किसी को नहीं बचा सकती, फॉरगेट एनीबॉडी इन बंगाल। तो हाउ डू यू, ये कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, ऐसा है, जब बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी जगह, विपक्ष जिनके पास अनडिवाइडेड मुस्लिम वोट है वो बड़े फायदे में रहते हैं। आप अब वहां भाजपा खड़ी होती है, उसको 5% वोट इकट्ठा करने में दशकों लगते हैं। ममता बनर्जी की जो गिनती है वो 36 से शुरू होती है। 35% मुस्लिम वोट किटी में चला गया, स्टार्ट होती 36 से। 15%, 12%, 14% हिंदुओं को ले लिया, बन गई 51% सरकार बन गई। सर समझे आप इस बात? तो ये एक जो, आखिर कोई बात तो है ना कि मुस्लिम वोट के लिए नेता पागल हुए जा रहे हैं, पॉलिटिकल दल, जितने राजनीतिक दल है पागल हुए जा रहे हैं। तो साहब उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए 18% मुसलमान है, तो उनकी तो गिनती 20 से शुरू हो रही है। 20% वोट सोचिए एक साथ किटी में, बिहार में, आसाम में। तो ये इतनी बड़ी संख्या में वहां पे एक मुस्लिम वोट इकट्ठा हो गया है कि ममता को हिंदू हिंदू वोट बहुत थोड़ा सा चाहिए, बहुत थोड़ा सा चाहिए। दूसरी बात, बंगाल में जो एक सबसे बड़ी बात है कि चलिए बाकी जगह जो एक कास्ट डिवीजन, जो एक जाति के आधार पे आपको बदलाव नजर आता है कि ये जाति इस पार्टी के साथ, ये जाति इस दल के साथ। बंगाल इज टोटली फ्री फ्रॉम कास्ट पॉलिटिक्स। बंगाल शायद देश का इकलौता राज्य है जो किसी भी तरह के जातिवाद से मुक्त है। वहां पे 34 साल में जाति के मुकाबले वर्ग को, कास्ट के मुकाबले क्लास सोसाइटी बनाने पे इतना काम हुआ है कि साहब वहां पे आपको जातिवाद नजर नहीं आता। बंगाल, सोच के देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या है दलितों की बंगाल में, और बंगाल इकलौता प्रदेश है जहां पे कोई दलित मूवमेंट आपको नहीं नजर आता। आप मतलब बहुत बड़ी बात है साहब। देखिए मैं देख रहा हूं यहाँ पे, हाँ, ये डबल फिगर में 11-12% दलित है वहां पे। और आपको कोई दलित नेता नजर आता है, कोई दलित पॉलिटिक्स नजर आती है, कोई ओबीसी पॉलिटिक्स नजर आती है, कोई मंडल कमंडल वाली प्रॉब्लम नजर आती है? नो, नथिंग। तो वहां कोई डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं है, ये भी एक अपनी तरफ अच्छी बात है, खासतौर से हिंदुओं के लिए। और दूसरी तरफ ममता जैसी पॉलिटिशियंस एक मुश्त मुस्लिम वोट पाती हैं। मैंने कहा ना 35 से तो उनकी ऐसे मैंने 36 से गिनती शुरू होती है। तो बड़ा स्ट्रेट कंटेस्ट है। कांग्रेस और वामपंथी एकदम साफ हो चुके हैं, एकदम साफ हो गए, कोई बचे ही नहीं बिल्कुल। तो अब बड़ी सीधी लड़ाई है साहब। और
ठीक है, बहुत ढेर सारे लोग निकल के आए हैं सामने, बहुत ढेर सारे लोग ममता का विरोध कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोग असर्ट कर रहे हैं अपने आप को फाइनली, पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। जहां ममता को राम नाम से एलर्जी है, वहां पे रामनवमी पे शोभा यात्रा निकलना, वो भी पुलिस की तमाम ऑब्जेक्शंस और रोक के बाद भी, बड़ी बात है, डेफिनेटली बड़ी बात है। लेकिन विल दैट बी इनफ? क्या वो पर्याप्त होगा ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए? दैट इज द $1 million क्वेश्चन। That is the $1 million question, sir. But what else is the choice? चॉइस तो खैर क्या कहा जाए, चॉइस तो बहुत कुछ है। मैंने जैसा कहा ना कि एक संविधान जितनी तरह से एक राज्य में टूट सकता था, ममता बनर्जी ने उतनी तरह से संविधान तोड़ के दिखा दिया। कहा हाई कोर्ट की नहीं मानेंगे, कहा सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, कहा संसद की नहीं मानेंगे, कहा गवर्नर की नहीं मानेंगे, कहा प्राइम मिनिस्टर की नहीं मानेंगे। भारतीय सेना को आक्रांता बता दिया, अटैकिंग फोर्स बता दिया, सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्त कर लिया, एनआईए के अधिकारियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बीएसएफ के लोगों को मतलब इन्फिल्ट्रेशन में हर तरह से ऑब्जेक्ट करते हैं उस मामले। तो एक संविधान जितनी तरह से टूट सकता था, उतनी तरह से ममता ने तोड़कर दिखा दिया। मुझे लगता है कि तो बहुत इससे ज्यादा आइडियल केस नहीं हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने। डन सर। सर अब चलते हैं पंजाब की तरफ, मेरे को उस तरफ जाना है। केजरीवाल साहब तो ठंडे हो रखे हैं, बट एक चीज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग दिखती है कि जो नेफेरियस एक्टिविटीज पंजाब के अंदर होती हैं वो ड्रग्स से सप्लाई की जाती हैं, उसके पैसे। और इस टाइम पे ड्रग्स पे ही क्रैकडाउन चल रहा है वहां पर। और अगर आप नैरेटिव देखें, भगवंत मान साउंड्स मोर लाइक अमित शाह चाइल्ड देन एनीबडी एल्स। हम बुलडोजर चलाएंगे, हम ये करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे को उनके जो डायलॉग लगे। आप कैसे देखते हैं सर पंजाब की पॉलिटिक्स को, और क्या दिस इज, अब ये दो पार्टीज हैं टीएमसी और आप, इनका कुछ स्ट्रक्चर हिलता हुआ दिखता है सर? एक तो ये जो बड़ी बात हो रही है कि केजरीवाल गायब है, तो ये गायब नहीं है। केजरीवाल को फाइनली समझ में आ गया कि साहब, सत्ता में तब तक नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब इस बार समझ में आ गया कि जनता सच में नाराज है। उनको ये भी समझ में आ गया कि मेरे पास इतने लंबे कार्यकाल के नाम पे कुछ भी दिखाने को नहीं। तो एक बहुत शातिर मूव है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करके उन्होंने अपने आप को एकदम किनारे कर लिया है। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ दिन में उनके पापों के दाग, उनके गुनाहों के दाग हल्के पड़ जाएंगे, और तब वो सामने आएंगे। दूसरी बात, केजरीवाल इनफाइटिंग में परेशान है बहुत ज्यादा। केजरीवाल इसलिए परेशान है क्योंकि हर दिन के साथ अभी धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि शायद केजरीवाल फिर लंबे समय के लिए जेल चले जाएंगे। केजरीवाल भी चले जाएंगे और शायद उनके साथ सिसोदिया भी चले जाएंगे। तो ऐसे में कौन अगला आदमी होगा? संजय सिंह माला जप रहे हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा, परेशान है। आतिशी, उनको लग रहा है लीडर ऑपोजिशन हम है, पर उनके अंदर उनके इतने फॉलोअर नहीं है। भगवंत मान, वो लग रहा है साहब मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, बहुत होगा तो पार्टी तोड़ के अलग कर दूंगा। वैसे भी भगवंत मान दो चीजों से हमेशा परेशान रहे, हमेशा उनके सर पे तलवार लटकती रही है, कब बदल जाएंगे, कब हट जाएंगे। और दूसरी बात, आप विभव कुमार जैसे गुंडे, और गुंडे मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विभव कुमार जैसे गुंडों को आप भेज देते हो भगवंत मान के सर पे बैठ के सुपरवाइज करने के लिए। तो भगवंत मान हमेशा से परेशान रहे हैं। हमको याद है जब संजय सिंह जेल से छूट के आए थे और भगवंत मान से मिलने गए थे, तो दोनों मिलके ऐसे डांस कर रहे हैं कि लोग पूछ रहे थे कि संजय सिंह के जेल से छूटने की खुशी है कि केजरीवाल की जमानत निरस्त हुई है उसकी खुशी है। दोनों मिलके ऐसा डांस कर रहे थे। और जाति जनगणना तो फिर भी होती है, नहीं होती रही है। पंजाब में तो ड्रग जनगणना कराने का मतलब नौबत आ गई, एकदम यूनिक चीज। मैंने पहली बार पढ़ा, मेरी हंसी छूट गई, अगर ड्रग जनगणना हो। मुझे उम्मीद है कि पहला आदमी मुख्यमंत्री शायद स्वयं को गिने, ये इकलौते आदमी हैं
जो कि संसद में नशे में पाए गए थे, शराब की बोतल के साथ माननीय मुख्यमंत्री। तो यस, उसमें भी एक आपको विरासत की जंग दिख रही है, और वो इसलिए दिख रही है क्योंकि माना जा रहा है केजरीवाल फिर लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। ये भी माना जा रहा है कि शायद केजरीवाल भी लालू यादव की तरह सजा याफ्ता हो जाए और एक्टिव पॉलिटिक्स के बाहर हो जाए। तो उसमें भी विरासत की जंग है, और जाहिर सी बात है, ये दिक्कत है। और जहां तक इनका सवाल है भगवंत मान का, अभी तक वो जो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे केंद्र से डायरेक्शन आ रहा है। किसानों को डंडा मार के भगा दिया उन्होंने बॉर्डर से। जिन किसानों को कल तक वो हर तरह की चीजें सप्लाई करते थे, जिन किसानों को भड़का के खड़ा करते थे, उनको डंडे मार मार के भगाया उन्होंने। तो जिस तरह के उनके बयान अभी आपने खुद कहा, जिस तरह बुलडोजर से लेके बॉर्डर तक जिस तरह की उनकी हरकतें हो, जिस तरह की उनकी कार्रवाई और बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं भगवंत मान की कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से बन गई। बिकॉज़ सर मेरे स्टेट लिए सॉरी देखिए मैं गलत कह रहा हूँ, कोई ना सेंट्रल कोई गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग हाँ, उनकी केंद्र सरकार से बन गई। जी, जी। मेरे लिए सर 3 स्टेट्स हैं क्रिटिकल इस देश के अंदर। जहाँ पर अगर आप देखेंगे और आप लेके गए सर डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर, राइट? बंगाल के बारे में आपने वहाँ से समझाया एंड अगर उसी लॉजिक को आप कनेक्ट करेंगे, आज भी वही 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर उस टाइम पे वायलेंस हुई थी, आज वहीं पर ही प्रॉब्लम्स हैं। बंगाल, केरला, पंजाब, वही 3 जगह हैं सर। बीच में कई स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो सारी डाई डाउन कर गई हैं। ये 3 स्टेट्स एक हिस्टोरिकल बैगेज इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, एक हिस्टोरिकल बैगेज है। पंजाब में एक छोटा-सा और सवाल पूछूँगा सर, ये जो पंथिक पॉलिटिक्स वहाँ पर इस टाइम पे चल रही है, राइट? इसके अंदर आप देखते हैं कि अमृतपाल का जो भी एक फॉलोशिप है, वो पंथिक है। इट इज़ नॉट बिकॉज़ सेपरेशन एंड दिस एंड दैट, वो बड़ा पंथिक फॉलोशिप है। उसने पंथ की चीज़ें बोली तो लोग पीछे पड़ गए वहाँ पर। ठीक है, ये बंदा फिट है टाइप्स। इसको काउंटर की कोई स्ट्रैटेजी मेरे को दिखती नहीं है कि भई पंथिक पॉलिटिक्स को कैसे काउंटर करोगे आप? क्योंकि वही चीज़ बिक रही है आज पंजाब के अंदर। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि आप आग से आग को नहीं बुझा सकते। जब अकाली पॉलिटिक्स शुरुआत में इंदिरा गांधी ने भड़काई थी, जिस समय अकाली पॉलिटिक्स भड़की थी, एग्ज़ैक्टली। तो इंदिरा हुँ, गांधी ने उसके जवाब में, मुझे अभी तक याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि साहब ज्ञानी जैल सिंह उस समय मुख्यमंत्री होते थे, तो वो महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े का नस्ल का घोड़ा ले आए जाके इंग्लैंड से, और उसको उन्होंने पंजाब की सड़कों पर घुमाया। लोग उसकी लीद तक उठा ले जा रहे थे कि बाप महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े का पड़पोता है क्या, जो भी है। तो इस तरह की बातें, जब आपने आग से आग को भड़काया, आपने अकालियों के खिलाफ भिंडरावाला खड़ा कर दिया, उससे क्या हुआ? इनका जवाब तो अगर किसी ने दिया तो केवल केपीएस गिल ने दिया ना। इनका जवाब सिर्फ केपीएस गिल ने दिया, वरना आप बता दें कि पंजाब, अरे भाई केजरीवाल जो पंजाब में इसके पहले चुनाव था जो वो हार गए थे, उस दौरान भी उन्होंने क्या था कि साहब दिन में हम कहीं भी प्रचार करेंगे, हम रात को जो नाइट स्टे करेंगे वो किसी आतंकवादी, मारे गए आतंकवादी के घर पे करेंगे। तो तब से मैं कह रहा हूं, तब से मैं कह रहा हूं 10 साल से कि साहब ये आदमी वापस लेके आएगा आतंकवाद, ये खालिस्तानी आतंकवाद वापस लेके आएगा। ये बात मैं तब से कह रहा हूं कि केजरीवाल के चलते पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद लौटेगा। कोई कसर तो नहीं छोड़ी साहब उन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी, देश चले के विदेश तक पूरी। आप बताइए, तो पन्नू चिल्ला चिल्ला कहता साहब पैसे लिए इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने के, मेरे नाम आतंकवादियों को छोड़ने के नाम पे मेरे से पैसे लिए इन्होंने, 134 करोड़ रुपए दिए, तब भुल्लर को छोड़ा देंगे। फिर भुल्लर के चिट्ठी भी लिखी इन्होंने राष्ट्रपति को, नहीं छूटा, इनके हाथ में नहीं था। हाँ, तो आप तो खुलेआम खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा अभी इससे पहले भी कि केजरीवाल का दबाव ऐसा था जो भगवंत मान के लिए एकदम दम घोटू था, और फिलहाल कहीं ना कहीं भगवंत मान की एक अंडरस्टैंडिंग केंद्र सरकार से नजर आ रही है। केजरीवाल की चुप्पी का एक कारण यह भी हो सकता है कि उनकी सरकार, मतलब उनकी पार्टी की सरकार सिर्फ एक ही राज्य में बची, और वो भी केंद्र सरकार से हाथ मिलाती नजर आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कन्नंड्रम बन रहा है जहाँ पर मेरे हिसाब से जो आपका ये सो कॉल्ड इंडियन अलायंस है, इसको सेपरेट करके ही आपको डील करना पड़ेगा। दैट्स द वे टू डू इट। सर आखिरी में
आखिरी सेगमेंट में मैं आपसे पूछूंगा, ये जो कांग्रेस की चीजें चल रही हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नैरेटिव उनकी तरफ से आता है कि हमारे को ना अंदर से वीकन किया जा रहा है, और ये मैंने बहुत बारी सुना है इनसे, कई लोगों के, ओ राहुल साहब मस्ट क्लियर आउट द कांग्रेस ऑफ ट्रेटर्स। कौन ट्रेटर है, भैंस क्या हो रहा है ये क्या चल रहा है सर? ऊपर से कितना बड़ा कॉमेडी शो करा कल इन लोगों ने, एआईसीसी जो करी है गुजरात के अंदर जाके, दैट वाज अ कॉमेडी शो। 60 साल के बाद तुमने एआईसीसी करी। आई मीन, उसके तो मीम्स पे मीम्स बन रहे हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इनका क्या प्लान क्या है? ये इंटरनली वीक हो रहे हैं, शशि थरूर कई लोग बोलते हैं, क्या व्हाट इज हैपनिंग सर? अब भाई देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस अंदर से वीक हो रही है, बात मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन जिस तरफ इशारा है जिन लोगों को, उधर से नहीं, सबसे अंदर में तो गांधी परिवार ही है ना। और उनसे ज्यादा कांग्रेस को कमजोर कौन कर रहा है? आप गुजरात का अधिवेशन देख लें, इतनी बार का सांसद जो आदमी लगातार चुनाव जीत रहा है, शशि थरूर, वो सेकंड रो में खड़ा, और सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने जीवन में कॉर्पोरेटरी का चुनाव नहीं लड़ा। आप सोच के देखिए ना इसको। तो ये जो आपकी, आपने सोचा ना कि आपकी किचन कैबिनेट और आपकी कोठरी से पार्टी चल जाएगी, नहीं चलती, नहीं चलती। आप सोच के देखिए, मतलब कमाल की बात कर रहे हैं आप। मतलब 3 चुनाव मिलाकर 200 सीटें नहीं हो रही ठीक से। अगर अंदर से टूट रही तो सबसे अंदर तो गांधी परिवार ही उसका न्यूक्लियस है ना। केंद्र में तो गांधी परिवार ही। तो वही है, जैसे वो एक कहा जाता है कि आपने साहब वो आटे को दोष दे लिया, घी को दोष दे लिया, मसाले को दोष दे लिया, एक बार रसोइये का भी तो दोष मानो, खाना खराब बिना है तो। राहुल गांधी कब तक दूसरों को दोष देते रहेंगे? लेकिन एक है कि चल रहा है साहब, एक टीना फैक्टर है, कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है। और अगर ऐसा चेहरा बनने भी नहीं दिया जा रहा है, शशि थरूर जैसा आदमी अगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ खड़गे जैसा कठपुतली खड़ा कर दिया जाता है। कैडर को मैसेज चला जाता है कि कोई शशि थरूर के साथ देखा जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो आप सोचिए, कहा कहा शशि थरूर की जगह शशि थरूर के ऊपर आप वेणुगोपाल को ला देना चाहते। दैट वाज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं यार, ये एक बंदा है जो एटलीस्ट 2-3 जगहों पे गवर्नमेंट को काउंटर कर सकता है। 1-2 जगहों पे, फॉरेन पॉलिसी पे कर देगा। मेरा ये मानना है कि शशि थरूर सबसे ज्यादा चर्चित हुए ऑक्सफोर्ड में अपनी स्पीच के चलते, जिसमें उनका राष्ट्रवाद नजर आया। और राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे मजबूत स्तंभ है। तो राष्ट्रवाद पे अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है, शशि थरूर दे सकते हैं। क्योंकि जो गांधी परिवार है, अब सॉरी, देखिए भैया चलाई, जो गांधी परिवार है उसके तो राष्ट्रवाद पे ही शक उठाते हैं ना लोग, उसके तो राष्ट्रवाद पे ही शक उठाते हैं। उनकी विदेशी मूल की बात उठती है, उनके राष्ट्रवाद पे शक उठता है। तो शशि थरूर को एक, ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड चॉइस। फिलहाल कांग्रेस में जो नेता हैं वो बहुत अच्छा एक चॉइस हो सकता था। तो उसको एकदम मिट्टी में, जैसे नहीं योगी ने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, तो इन्होंने अपने अपने खिलाफ उठने वाली हर चुनौती को मिट्टी में मिला दिया। चलिए ठीक है। आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन जो होती है ना, इनकम्प्लीट होती है जब तक योगी बाबा का एक मेंशन ना हो। ये अब जो योगी सर, बाबा ने, देखिए योगी बाबा का क्या कि योगी आदित्यनाथ ने आ, उनसे कहा जा रहा था कि भाई सरकार कैसे चलाएंगे, तो लॉ और ऑर्डर भी दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो बीमारू स्टेट कहे जाते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में देश के नंबर 2 पहुंचा दिया। तो यानी आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे भी डिलीवर किया और लॉ एंड ऑर्डर पे डिलीवर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे केंद्र सरकार कर ही रही है, बिजली पे डिलीवर किया, तमाम चीजों पे डिलीवर किया। तो योगी योगी ने अच्छा, फिर लॉ एंड ऑर्डर पे जो उनका काम करने का तरीका नो नॉनसेंस है, चाहे उसको बुलडोजर जस्टिस मान लीजिए, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा मान लीजिए, चाहे उनकी तीखी नो नॉनसेंस जबान मान लीजिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने लाइन इतनी लंबी खींच दी कि अब देश का हर नेता उस लाइन के मुकाबले अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा भी पा रहा है, उससे बराबर खींचने को तैयार। कोई भी मुख्यमंत्री हो, दे वांट टू बी सीन एज योगी। वो बात तो आपकी एकदम ठीक है सर।
मेरा जो सवाल था कि अभी आगे जाके जो आप देखेंगे एंड मोदी साहब के अंदर जो चीजें अभी दिख रही हैं, जियो पॉलिटिक्स में काफी बड़े कदम लिए हैं इन्होंने, एंड योगी साहब की जो चीजें दिख रही हैं कि लोकल पॉलिटिक्स में काफी सारे कदम लिए हैं। एक चीज मुझे दिखती है बीजेपी के अंदर कि नाउ देर इज अ थिंग कि भाई अमित शाह, योगी, ये लोग सारे देश के अंदर देखेंगे एंड मोदी एंड जयशंकर बाहर की तरफ फोकस ज्यादा होगा उनका, क्योंकि ये अंदर नहीं देख रहे, बिकॉज बाहर अभी पूरा सा जियोपॉलिटिकल ग्लोबल ऑर्डर पूरा बदल रहा है। तो वन कैन मेक आउट कि वहां पर जरूरत है, काफी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। अभी यूएस ट्रेड डील में आप देख लीजिए, आपने ढंग से खेला तो आप बल्ले बल्ले एकदम, चाइना की होगी डब्बे डब्बे। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। आप कैसे देखते हैं इस पॉलिटिकल सिनेरियो को आगे जाते हुए, क्योंकि अभी बड़े बड़े इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल से, यूपी का है, आपके वेस्ट बंगाल का है, बड़े बड़े इलेक्शंस आने वाले हैं, नेक्स्ट सीजन तो बड़ा जबरदस्त रहेगा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद 2029 का जनरल इलेक्शन। तो आप कैसे देखते हैं बीजेपी के स्ट्रक्चर को इस टाइम पे, जो थोड़ा सा झटका जिसको मिला था 240 में? लास्ट क्वेश्चन सर। देखिए, 3 बातें मैं बता दूं। पहली बात, 2029 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में लड़ेगी। अभी एक टर्म आप मोदी को कोशिश करते और देखेंगे, मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है। नंबर 2, इसमें दो राय नहीं है कि मोदी की जियो पॉलिटिक्स बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन ये मत सोचिए कि उनका घरेलू मामले से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइनल फैसले उन्हीं के होते हैं। तीसरी बात, वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे पे, ऐसे बिल पे मोदी ने जान के बाहर रहकर एक बड़ा मैसेज दिया है कि साहब, अमित शाह कैन हैंडल। और अमित शाह ने बड़े तीखे तरीके से हैंडल भी किया उसको साहब, बड़े तीखे, कैसे हड़का के किया। फिर वक्फ से लेके दंतेवाड़ा मणिपुर सब जगह अमित शाह जिस तरह तेजी से अपनी छाप छोड़ रहे हैं, मुझे मुझे पर्सनली इसमें कोई वो नहीं, संकोच है कहने में कि पार्टी उनको कहीं ना कहीं मोदी के एक सक्सेसर के तौर पे ग्रूम कर रही है। उनको सिर्फ एक चुनौती हो सकती है योगी आदित्यनाथ से, पर योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात को साबित कर चुके हैं कि दिल्ली जाने की जगह वो गोरखपुर जाना पसंद करें। और मुझे लग रहा है कि जो एक बहुत दिनों से बात हो रही थी योगी और अमित शाह को लेकर, उस पे अमित शाह, देखिए जिस समय आप संसद में भाषण देते हैं तो बहुत लोग आपको टीका टिप्पणी करते हैं, 99% आप उनका जवाब नहीं देते, पर उन्होंने अलग से जवाब दिया और बताया योगी आदित्यनाथ रिपीट करने जा रहे हैं। अमित शाह ने अखिलेश यादव को बताया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इस बात की सहमत हो गई है कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी की बहुत जरूरत है। योगी अभी उत्तर प्रदेश छोड़ना भी नहीं चाहते, उत्तर प्रदेश को छोड़ना भी नहीं चाहते। नहीं नहीं सर, अभी तो तो 5-7 साल और चाहिए सर, योगी वहां पर चाहिए मैं चाहिए। मानता हूँ कि कम से कम योगी को 2 टर्म और चाहिए। आपको नहीं मालूम, हाँ, उत्तर प्रदेश बिहार बनने के रास्ते में, उत्तर प्रदेश नहीं सर, बिहार बहुत बनने के रास्ते में। बहुत बुरे आप हाल थे। आई सपोर्ट इट आज सर। आप योगी को हटा दीजिए तो 8 साल में जो कुछ हुआ है वो खत्म होने में 8 दिन नहीं लगे। आई डोंट सपोर्ट इट सर, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता मैं। योगी साहब इज नीडेड यूपी में। जब तक आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा ना ले आए, आप जब तक पूरी जनता को ऊपर ना करें, और ये जो गुंडा राज है जब तक पूरी तरह ना टूटे, तब तक तो चांस नहीं है सर। मेरा तो बहुत ये मानना है, बिकॉज यूपी सर 1 ट्रिलियन पे तो पहुंच रहे हो बस आप। एक इसको इतना देख लीजिए चलते चलते कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है वक्त के खिलाफ, यूपी में नहीं हो रहा है। हुआ था ना, उसको फिर श्योरिटी डाल दी ना 2 लाख रुपए की। बनारस में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया तो उनको सीसीटीवी से पहचान पहचान के 2-2 लाख का मुचलका कर दिया। तो अब चलो, अगर तुमको एक प्रदर्शन के 2 लाख देने हैं तो करो प्रदर्शन। कर लो। नहीं, वो तो सर पूरा देश में दिखता है। एमपी में हुआ, धक, बड़ी धड़ाक, एंड एवरीबॉडी वेंट क्वाइट। नहीं, राजस्थान में लेकिन हुआ, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उस प्रदेश में प्रदर्शन नहीं हो रहा है जहां मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करेक्ट सर, ये आपने मेरे को समझाया था कि भाई देखो जहां वक्फ में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है और जहां वक्फ की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है, एग्जैक्टली। ये आपने मेरे को बताया था, एंड आई स्टिल रिमेंबर हमारी पहली कॉन्वर्सेशन, आपने बोला था वक्फ के बाद अगर कुछ होगा तो यूपी में ही होगा, बाकी देश में कुछ नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि यूपी में तो कुछ नहीं हुआ, बंगाल में थोड़ा बहुत आग लगी है। तो देखते हैं अभी क्या होगा आगे जाके। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड विद योर इनसाइट। आई थिंक दिस इज बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था, बड़ा मजा आया मेरे को बात करके आपसे, एज थैंक ऑलवेज। यू। थैंक नमस्कार यू। सर, थैंक यू सो मच।
ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।